दोस्तों, आज हमारे साथ श्री राहुल बेदी हैं, जो देश के शीर्षस्थ डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। राहुल जी के कई लेख इस मैंने वायर में पढ़े हैं। राहुल जी जेन्स डिफेंस वीकली जैसी पत्रिका में भी लिखते रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी वो लिखते रहे हैं। और जो खाड़ी युद्ध है, उसमें घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहा है, उसके ऊपर राहुल जी की गहरी समझ है। और हम चाहेंगे कि नई परख के मंच पर वो पहली बार हमारे दर्शकों को बताएं कि खाड़ी युद्ध में दरअसल हो क्या रहा है। तो राहुल जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। पहली बार जो पहली जिज्ञासा है जो इस वक्त आती है, वो ये है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट, यानी जिसको हिंदी में हम लोग होर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं, उसको ईरान के कब्जे से या ईरान के दबदबे से, ईरान की फौज के शिकंजे से छुड़ाना चाहता है। ये ट्रंप की लगता है पहली प्राथमिकता है। इसके लिए उस ट्रंप ने नेटो देशों से भी अपील की, यहां तक कि चीन से भी अपील की कि भाई वो अपने वहां पर जंगी जहाज भेजे वहां पर, ताकि अपनी नेवी और उनकी नेवी की मदद से वहां पर जो तेल और गैस के जो जहाज हैं जो रुके हुए हैं, ईरान ने उनको रोक रखा है, नाकेबंदी एक तरह से कर दी है, उनको एस्कॉर्ट करके वो होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करा पाए। तो ये जो रणनीति है, और इसके लिए उसने 2,500 अपने मेरीन कमांडोज भी भेज रखे हैं अमेरिका ने वहां पर। तो ये जो रणनीति है, ये रणनीति किस तरीके से, इसका खेल किस तरीके से होगा वहां पर? क्या दक्षिणी ईरान पर अमेरिका अपने फौजी भी उतार सकता है वहां पर, ताकि वहां पर जो बीचेस हैं, वहां पर जो समुद्र तट है, उस समुद्र तट पर वो कब्जा कर सके? वो कैसे होगा ये? क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल खेल लग रहा है मिलिट्री के लिहाज से। जैसे जैसे आपने कहा, ये बहुत मुश्किल खेल लग रहा है। दो चीजें हैं। एक तो ट्रंप ने नेटो के देशों को रिक्वेस्ट की है, और रिक्वेस्ट की बजाय उसने उनसे धमकी दी है कि, क्योंकि उसने ये भी कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले कि अगर नेटो के मुल्क जो हैं वो अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए काफी बुरा नतीजा होगा। दूसरी बात, आपने 2,500 मरीन्स की बात की। 2,500 मरीन से तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसका पहला एग्जांपल लें जो 2003 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया था इन्होंने इराक में, उसमें हजारों ही अमेरिकन सर्विसमैन थे, और वो कारपेट बॉम्बिंग करके ही अपने इराक में गए थे, और उन्होंने 100 घंटों में इराक को हासिल किया था। मगर ये सिचुएशन इस पे लागू नहीं होती। सबसे बड़ी बात सर देखने की ये है कि अगर आप हिस्टोरिकली इस सिचुएशन को देखिए, तो पिछले 200-300 साल से पहले ज़ारिस्ट रशिया, उसके बाद सोवियत यूनियन, और उसके बाद रशिया, उन्होंने ईरान एक ऐसा मुल्क है जो हिस्टोरिकली ऑक्यूपाई नहीं हुआ, कॉलोनाइज नहीं हुआ। पूरा मिडल ईस्ट कॉलोनाइज हो गया, या तो फ्रेंच आ गए, या अंग्रेज आ गए, या उसके वॉर के बाद अमेरिकन आए, मगर ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कॉलोनाइज नहीं हुआ। और काफी लोग ये भी रियलाइज नहीं करते कि उसकी ना कॉलोनाइज होने की वजह जो है वो रशिया है, मॉस्को है। और आज की तारीख में भी जो मॉस्को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को पिन पॉइंट मिसाइल स्ट्राइक की, वो उसके बगैर ईरान बिल्कुल मेरा ख्याल काफी लाचार हो जाएगा, और वो इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो फिर आती है बात हॉर्मुज स्ट्रेट की, जिसकी आपने जिक्र किया। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो अमेरिकन रिलेटेड और इजरायली रिलेटेड जहाज हैं उनको नहीं जाना दिया जाएगा, और बाकियों को इजाजत हम दे रहे हैं। सो ये एक सिचुएशन पैदा हुई है कि अमेरिका अब अपने आप को एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा समझ रहा है, क्योंकि वो ना जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकता है, और उसके जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएसएस इब्राहिम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, वो लगभग 700-800 मील, मगर 1500-2000 किलोमीटर दूर हैं, और वहां तक ईरानियन मिसाइल नहीं पहुंच सकती। सो ईरानी जो यूएस नेवी है वो भी घबराती है। सो ये सिचुएशन ईरान को पूरी एडवांटेज देती है, और उसको
कैसे खुलवाएंगे, ये ब्रिटेन ने भी कह दिया है। अभी मैं बीबीसी टेलीविजन को देख रहा था, कियर स्टारमर ने थोड़ा हेजिटेटिंगली कहा है कि हम ये इस वॉर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और तो मेरे को ये लग रहा है, स्पेन ने तो बोल ही दिया है कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होंगे। इटली ने क्रिटिसाइज कर दिया है, और काफी सारे नेटो मेंबर्स जो हैं, फ्रांस ने भी अपने जहाज देने के लिए इजाजत नहीं दी और मुकर्रर नहीं किए। तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है, और ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये प्रेशर जो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, ये कैसे रिलीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की जो रणनीति थी कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर नाकेबंदी कर दें और उसमें राशनिंग कर दें कि हम जिस जहाज को चाहेंगे वही जहाज आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी और नहीं आएगा, नाकाबंदी उनकी कामयाब हो गई है, कामयाब हो गई नाकेबंदी। और अमेरिका बिल्कुल। के पास ऐसे कोई सामरिक, ऐसे कोई युद्ध संबंधी टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं है जिससे वो कर, हालांकि अमेरिका ने, ईरान के पास वो तो कुछ खास कोई थी नहीं एयरफोर्स उनकी। ईरान के स्काईज के ऊपर कब्जा तो अमेरिका और इजराइल के ही जहाजों का है। बिल्कुल, वो लोग बॉम्बिंग वगैरह करके उसके कवर में अपनी आर्मी वगैरह साउथ ईरान में उतार कर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाके को कैप्चर कर पाने की स्थिति में है, जैसी कि चर्चाएं आजकल हो रही वो हैं। बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। और 2,500 मरीन्स, देखिए यूरोप में कोई मुल्क जो है नेटो का जो पार्टनर है यूएस का, वो अपने आदमियों को कमिट करने के लिए, अपनी फौज को कमिट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। और 2,500 मरीन से काम नहीं बनेगा। और अभी हमने अगर ये बात जाहिर है कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो अभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, और वो अभी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स पर अटैक कर रहे हैं, मगर उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी एक्यूरेसी और भी बढ़ के है, उसको अभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। और अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट पे ये अटैक, ये मरीन्स की ये बेवकूफी करते हैं अमेरिका, मेरे तो नहीं ख्याल ये करेंगे अभी, मगर अगर वो किया उन्होंने, तो अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने चला दिया, तो फिर तो ये वॉर की जो लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। अच्छा, थोड़ा दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में फर्क क्या है? क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले? ये एक्यूरेसी और इनकी रेंज का डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, 200-300 किलोमीटर की है। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो लिमिट है वो काफी उसके दुगनी है। और उसकी जो एक्यूरेसी है, जिसको जीरो एरर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि वो बिल्कुल अपने आयन निशाने पे जाके बजती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की एक्यूरेसी जो है और उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है। जो रेडार ट्रैक करते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर पाते हैं, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का अपना दिमाग होता है सर। अच्छा। और उसका दिमाग गेज करने के लिए जो रेडार होते हैं वो बड़ा मुश्किल है उनको गेज करना, और उनको न्यूट्रलाइज करना भी मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल को रिलेटिवली आसान है। अच्छा, हम लोग अपनी चर्चा पे फिर से थोड़ा-सा होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ही फोकस करते हैं। अच्छा, ये जो स्थिति बन रही है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि जो ट्रंप और उनके फौजी सलाहकार हैं, वो पहले से ये अनुमान लगाने में नाकाम रहे कि होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए ईरान एक ऐसा दबाव बना सकता है जिससे पूरे अमेरिका का जो प्रभुत्व है, अमेरिका की जो चौधराहट है, वो चौधराहट ही खतरे में पड़ जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और यही बात काफ़ी टीवी चैनल्स और अखबारों में, और ये रिव्यू जो कर रहे हैं लोग, जो एनालिस्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि अमेरिका ने तो इसका हॉर्मुज स्ट्रेट का तो बिल्कुल कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इनके जो सलाहकार हैं, वो या तो उन्होंने उनकी इतनी अकड़ थी या इतनी एरोगेंस थी कि उन्होंने सोचा कि हम 2 दिनों में ये, जैसे पुतिन साहब ने कहा था यूक्रेन के बारे में, उन्होंने कहा था ये भी हम 48 घंटे में बातचीत खत्म कर देंगे। तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। हालांकि वो मेन स्ट्रेटजी है ईरान की, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको वहां से, ईरान को वहां से हटाना और जहाजों को रिलीज करना। और ये खेल जो है ये ईरान का तो है सो है, मगर ये खेल इंश्योरेंस कंपनियों का भी है, क्योंकि आज की तारीख में
जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो लगभग, आप मानेंगे नहीं, 640% बढ़ गया है। ओहो! 640%। हुँ, और मेरा ख्याल अब तो उससे भी ज़्यादा होगा, हुँ, कि अगर ये लड़ाई के पहले ₹1 लगता था, उसी हुँ, चीज़ में अब ₹640 लगते हैं। हुँ, तो ये इंश्योरेंस, नोबडी इज़ विलिंग टू पे इतनी इतनी कीमत। और इसका अल्टरनेटिव ये है कि वो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका की तरफ से होके जाए, मगर हुँ, उसमें जो जहाज़ और टैंकर जाते हैं, हुँ, उनको लगभग 2 या 3 या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, और हुँ, उसका खर्चा भी ज़्यादा है, और हुँ, लोग जाने के लिए तैयार भी नहीं हैं, इनकी इंश्योरेंसेस जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। हुँ। सो ये एक बहुत समस्या अमेरिका को डील करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये हुँ, शॉर्टेज चल रही है। हुँ। और एक और हुई ये बात कि एक-एक टैंकर के ऊपर जो शिपिंग कंपनियाँ हैं, उन्होंने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार डॉलर वार रिस्क का एक सेस लगा दी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी चीज़ इसकी वजह से भारत का भी सारा जो निर्यात है, वो पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है और दूसरे देशों का भी पड़ा हुआ होगा ठप। जी। ठप भी पड़ा हुआ है, और हमको हिंदुस्तान में ये तैयार रहना चाहिए कि अगले हफ्ते 10 दिन में, ये अगर ये वॉर चली अगले हफ्ते में भी, इसी हफ्ते में, तो हुँ, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने वाली है, कि हुँ, ये भी खतरा है। आजकल शॉर्टेज चल रही है कुकिंग गैस की, हुँ, और उसके साथ-साथ पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। मैं तो सोचता हूँ कि सीएनजी में भी खतरा आ सकता है, क्योंकि हुँ, सीएनजी भी हम इंपोर्ट करते हैं, और हुँ, हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो लगभग 90% है, 90%। हुँ। तो अगर आप 90% डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे, और वो इम्पोर्ट आ नहीं रहे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या दिक्कतें होंगी यहाँ। अच्छा एक और बात निकल कर आ रही है कि हालाँकि ईरान की नेवी वग़ैरह बहुत कमज़ोर है, लेकिन उनके पास एक ऐसा छोटी-छोटी बोट्स का, स्मॉल बोट्स का एक मॉस्किटो फ्लीट है, जो बहुत फुर्ती के साथ समुद्र में हमला करके निकल सकता है और बड़े-बड़े शिप्स को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसको जो मॉस्किटो फ्लीट बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, मॉस्किटो फ्लीट, इनको पेट्रोल बोट्स बोलते हैं। ये पेट्रोल बोट। पेट्रोल बोट्स जो हैं, ये छोटी होती हैं और हुँ, ईज़िली मैन्यूवरेबल होती हैं, और हुँ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बड़ी लिमिटेड जगह है। ये लिमिटेड। आज आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ये भी आपको अलाउ करती है कि जो हुँ, आप, अब बातचीत चल रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को माइन किया जाएगा। हुँ, और माइन लगाने में वो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि फिज़िकली माइन लगाना पड़ता है, जहाज़ में जाओ फिर माइन फेंको। आज की तारीख में आप मिसाइल पे भी माइन पोज़ीशन कर सकते हैं, और मिसाइल फायर किया, और हुँ, वो मिसाइल पानी में गई, और पानी और मिसाइल और माइन जो है वो हुँ, अलग हो जाती हैं, और माइन लेइंग मिसाइल से के दौरान भी हो सकती है। हुँ, तो ये जो बोट्स हैं, ये हुँ, दोनों काम करती हैं। एक ये अटैक भी कर सकती हैं, और ये हुँ, माइन लेइंग भी कर सकती हैं, हुँ, और ये इसको इ इ जैसे मच्छर होता है, मच्छर हुँ। को मारना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। जी, आप जी। मच्छर को मार लेते हैं, हाँ, मगर वो आपको काट काट भी सकता है, और काफ़ी बार काट सकता है, और आपको डेंगू और डेंगू मलेरिया, हो सकता है, सही जो बात भी है। बीमारी है, वो जी, दे सकता है। जी, जी। नहीं, निश्चित रूप से। अच्छा एक और बात जो पल्ले नहीं पड़ रही है कि इतनी जो उलझन है अमेरिका के सामने, ट्रम्प को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसमें अ, अमेरिका क्या सोच रहा होगा? इसका एक हम लोगों के लिए कयास लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पर बम भी गिरा चुका है। एकमात्र एक ही बार बम का प्रयोग हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, वो अमेरिका ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी दौर पर। कोई आपको तो केवल कह रहा हूँ बात, सब लोग इस बात को जानते हैं और आप तो हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या अपनी चौधराहट को बचाने के लिए अमेरिका ईरान के ऊपर एटम बम के इस्तेमाल की जुर्रत भी कर सकता है? क्योंकि बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि अब अमेरिका के सामने कोई चारा नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतार नहीं सकता है, क्योंकि उसको पेंटागन ने कहा है कि भाई कम से कम 2 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे। अब ईरान बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा देश है, उसको कम से कम 16-17 महीने वो लड़ेंगे और 20,000 से ऊपर अमेरिकी मारे जा सकते हैं इसके अंदर। और पेंटागन ने और उनके नेटो एलाइज ने मना ही कर दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपने बता ही दिया बिल्कुल। तो अब अमेरिका के सामने अब चारा क्या है? वरना अमेरिका का तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो उनकी चौधराहट दुनिया में बनी थी, वो पूरी चौधराहट इस वक़्त खतरे में है।
देखिए, मैं तो इसको बड़ी ब्रॉड विजन से देखता हूँ, हुँ, क्योंकि ये जहाँ तक मेरी समझ है, ये हुँ, पिछले 20 साल से हुँ, इज़राइल अपने आप को एक मिडल ईस्ट को री-आर्किटेक्चर और री-इंजीनियर करना चाहता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो हुँ, ये अमेरिका के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि इज़राइल के पास इतनी पावर नहीं है, इतना आर्मामेंट नहीं है। हुँ, सो ये अमेरिका को आगे अपने साथ-साथ लेने की कोशिश करते रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री, जैसे इराक में हुआ हुँ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हुँ, उन्होंने अमेरिका ने अटैक किया, मगर वो बात कामयाब नहीं हुई। हुँ, इस बार इज़राइल ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है, और अमेरिका में बहुत लॉबीज़ हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ अंग्रेज़ी में 2M, एक हुँ, तो मनी, हुँ, जो इज़राइल लॉबी कंट्रोल करती है, और हुँ, दूसरा है मीडिया। हुँ। दोनों चीज़ें, इज़राइल लॉबी बहुत पावरफुल है अमेरिका में। मतलब और मनी एंड मीडिया बोथ हाँ। मनी एंड मीडिया, ये दो चीजें हैं जो हर मुल्क को चलाती हैं। जो पेट्रोल होता है, जिसको फ्यूल बोलते हैं, वो हर कंट्री को फ्यूल करता है, मीडिया एंड मनी। हुँ, एंड द थर्ड थिंग जो जूस जो जो इजरायली कंट्रोल करते हैं, हुँ, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस में भी इजरायलियों का बहुत हाथ है, और वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही है, बल्कि वर्ल्ड वाइड वो कंट्रोल करते हैं इन तीन चीजों को। हुँ, तो इन्होंने अमेरिका को आगे किया, हुँ, और उनके साथ पार्टनरशिप करके ये मौका देखा कि हम ईरान को काबू हुँ, कर सकते हैं, और मिडल ईस्ट का जो आर्किटेक्चर है, उसको हम अपने जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक हम हुँ, उसको बना सकते हैं, उसको फैशन कर सकते हैं। हुँ, मगर जो मैं सोचता हूँ कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये हुँ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है। अच्छा, और दो दूसरी तरफ, एक इस तरफ अमेरिका है और हुँ, इज़राइल है, दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया है, जो हुँ, एक तरह ईरान को एक अपना क्लाइंट स्टेट या प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, वो बना के हुँ, अमेरिका के साथ वो लड़ रहा है। और हुँ, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, कि हुँ, जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज की तारीख में, हुँ, उसमें अमेरिका हावी है। अमेरिका, अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एंड अबव एवरीथिंग एल्स डॉलर डॉलर पर हावी है। हुँ, सो ये मैं देखता हूँ कि अब ये टसल जो हो रही है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में हो रही है, और डॉलर को गिराने की भी हो रही है। हुँ, और जैसे चीज़ें चल रही हैं, हुँ, डॉलर का अगले 2-3 साल में देहांत हो सकता है। हुँ, और अमेरिका को ये फ़िक्र है, और ट्रम्प साहब के जो सलाहकार हैं, उनको भी ये फ़िक्र है कि डेथ ऑफ द डॉलर हो सकती है। और हुँ, अगर डेथ ऑफ डॉलर हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी आप इंटरनेशनल कैलकुलेशन करते हैं या डील्स करते हैं, वो हुँ, सब डॉलर बेस्ड है। हुँ, कोई भी मुल्क करता है, वो डॉलर बेस्ड है, और ख़ास करके एनर्जी हुँ, इज़ एक्वायर्ड इन डॉलर्स, डॉलर्स में होती है। राइट, एक चीज़ आपने ये छोटी-सी नोट की होगी कि हुँ, ईरान ने पिछले 2-3 दिन में ये इजाज़त दी है चाइनीज़ जहाज़ों की, हुँ, चाइनीज़ टैंकर्स को हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स में पास करने की। हुँ, इफ अ, और ये कंडीशन लगाई है कि आप हुँ, जो पेमेंट करेंगे, वो आप हुँ, युआन में करेंगे, चाइनीज़ करेंसी में करेंगे, हुँ, नॉट हुँ, इन डॉलर्स, बट हुँ, युआन में करेंगे। हुँ, तो ये एक तो बड़ा डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ इशारा है। एंटी डॉलराइजेशन की तरफ, हुँ, मेरा हुँ, ख्याल काफ़ी काफ़ी जल्दी से हुँ, ये सिचुएशन जा रही है। हुँ, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका बड़ा मुश्किल है कहना कि इसका नतीजा अल्टीमेटली क्या होगा। हुँ, मगर एक चीज़ तो ज़ाहिर है, और हुँ, पिछले 24 घंटे में भी ये ज़ाहिर हो गई है, जब नेटो कंट्रीज़ ने अमेरिका का रिस्पॉन्ड नहीं किया, हुँ, ये अपनी नेवी भेजने के लिए, हुँ, कि अमेरिका की जो प्राइमेसी है, अमेरिका की जो मोनोपोली है ऑन वर्ल्ड पावर, वो हुँ, काफ़ी धीमी और कम हो रही है। हुँ, और ये ट्रम्प साहब इसके ऊपर प्रिज़ाइड कर रहे हैं, अमेरिका का जिसको अंग्रेज़ी में डिमाइज़ बोलते हैं, हुँ, डिक्लाइन बोलते हैं। हुँ, सो मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत गंभीर लड़ाई है, और इसमें ईरान एक पुर्ज़ा है। हुँ, मगर इसके पीछे दोनों तरफ, एक तरफ अमेरिका एंड वेस्ट है, हुँ, कुछ एक्सटेंट तक, और दूसरी तरफ
पूरी तरफ चाइना एंड रशिया है। सो ये सिचुएशन अगर आप इस लेंस में से देखेंगे, तो हुँ। आपको ये सिचुएशन थोड़ी इसकी क्लैरिटी आएगी कि इसका अंत क्या होगा, ये तो मेरे ख़्याल किसी को ना बीजिंग में पता है, ना मॉस्को में पता है, ना ही वाशिंगटन में पता है। लेकिन ये तो बात सही है, आपने जो विश्लेषण किया मैं उससे मोटे तौर पे सहमत हूँ। लेकिन जैसे-जैसे अमेरिका के सामने ये संकट बढ़ेगा, ईरान इस वक़्त मान लीजिए ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान को मदद चाहिए, वो मदद उसे चीन और रूस की तरफ से मिल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के तौर पे मिल रही हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के तौर पे मिल रही हो, समर्थन के तौर पे मिल रही हो, ये मदद मिल रही है और ईरान लड़ रहा है, ये ठीक बात है। लेकिन कुल मिलाकर को अमेरिका की पीठ दीवार से लगती जा रही है। लगी हुई है। लगी हुई है, ठीक कह रहे हैं, लगी हुई है। ऐसी हालत में जब अमेरिका को ये लगेगा कि भाई अब तो कोई चारा ही नहीं रहा। न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो उसके बाद तो फिर उसके वो अपने 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 रुतबे को बचाने के लिए वरना तो जिस आपने अमेरिका के डिमाइस और डिक्लाइन की बात कही, मेरे ख्याल से डिमाइस और डिक्लाइन होने से पहले आखिरी दांव तो वो लोग चलेंगे। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पे इस्तेमाल करेगा। इससे पहले ये इज़राइल भी तो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और है। वो सिपरी भी के कर सकता है। अमेरिका सिपरी के कहने पे वो भी कर सकता है। वो भी कर सकता है और इसमें ये भी बात हो रही है कि 2 तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है और एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है। हुँ, जो हिरोशिमा और नागासाकी का आपने पहले ज़िक्र किया, हुँ, वो वो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स थे, हुँ, जिसमें वो तमाम लाखों लोग मर जाते हैं। हुँ, हुँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो होता है, वो मिसाइल के ज़रिए या आर्टिलरी के ज़रिए या टैंक शेल के ज़रिए वो हुँ, डिलीवर किया जाता है। हुँ, उसकी जो रेंज होती है इफ़ेक्ट की, वो लगभग वो बड़ी लिमिटेड होती है, 20-25 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में पूरी हुँ, तबाही मचाता है। हुँ, और अगर वो भी इस्तेमाल करें हुँ, ईरान के बरखिलाफ, हुँ, तो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, वो उनको बख्शेगी नहीं। हुँ, तो ये ऑप्शन मैं मानता हूँ कि लोगों ने डिस्कस किया है और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी लिखा है। हुँ, मगर मेरे को ये मैं सोचना भी नहीं चाहता इसके बारे में क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव है, हुँ। ये तो बिल्कुल अल्टीमेट अल्टरनेटिव है और इसका बहुत भयंकर लेकिन डरावना। लेकिन इसको इसको भाँप तो चीन और रूस भी इसको भाँप रहे होंगे, ईरान भी इसको भाँप रहा होगा। तो मुज्तबा खुमैनी ने खामेनी मुज्तबा खामनेई ने जो अपना अभी संदेश जारी किया था, तो उसमें उन्होंने कहा भी है कि हम भाई न्यूक्लियर डिटरेंस जो है ना, वो ईरान में तैयार करेंगे। देखिए, जो सिविलियन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और ये यूसेज जिसको सिविल पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, उसकी जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, यूरेनियम 239 कहलाता है, हुँ, उसकी लगभग 20-25% होती है। जो हुँ, ईरान ने किया है, वो 60% तक किया है और हुँ, वेपनाइज़ेशन के लिए 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। हुँ, 20 से 60 बनाना मुश्किल है, हुँ, 60 से 90 बनाना आसान है आसान है। और इनके पास लगभग 900 टन की हुँ, फिसाइल मटेरियल है, जिसकी प्यूरिफिकेशन इन्होंने 60% 60% की हुई है। हुँ, कहाँ है, नहीं है, वो तो कोई जानता ही नहीं। मगर हुँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नेगोशिएशन इन्होंने की थी और जो हुँ, ओमान के ज़रिए इन्होंने नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ की थी, हुँ, उसमें ईरान ने वायदा कर लिया था कि हम जो आप हमारा फिसाइल मटेरियल है, वो हुँ, भी हम आपको हैंडओवर कर देंगे। हुँ, मगर उसको चांस नहीं दिया हुँ, और 24 घंटे के अंदर-अंदर वो टॉक्स के बाद हुँ, अमेरिका ने अटैक कर दिया। हुँ, तो ये एक बड़ा जिसको अंग्रेज़ी में ग्रे एरिया बोलते हैं और बड़ा ही डेंजरस और भयंकर क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो अल्टीमेट वेपन होता है और हुँ, जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि अमेरिका एक ही मुल्क है पिछले 60-70 सालों में जिसने न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली इस्तेमाल किया है। हुँ। सो
देखते हैं सर ट्रंप साहब की क्या मर्जी है, क्योंकि ये तो अब ट्रंप साहब की मर्जी पर ही चल रहा है और उनकी मर्जी तो किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब की जो मर्जी है, उस मर्जी को एक खास दिशा देने का काम तो इजरायली लॉबी ने किया है। बिल्कुल, 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 इज़राइल लॉबी उनको गाइड कर रहा है। जैसे मुझे लगता अंग्रेज़ी है कि इसकी भी काट जो है कुछ रूस और चीन और ईरान ने मिलकर जरूर तैयार की होगी। नहीं, उन्होंने इनको एक तरह मैं तो सोचता हूँ कि उन्होंने इनको एन्ट्रैप कर लिया है, फँसा लिया है बीच में हम्म, और अब वो उनको घुमा रहे हैं। हम्म, मगर ये एक बड़ा हाई स्टेक्स गैम्बल है, हाई हम्म, स्टेक्स जुआ है हम्म, और इसमें किसके पास क्या पत्ते हैं और क्या उनके पास जोकर है किसी के पास खेलने के लिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हम्म, मगर इसका अंत बड़ा ही खराब ही होगा, क्योंकि ये ऐसे बोलते हैं इंट्रैक्टेबल हो गया है। ना अमेरिका कुछ अगर करे तो मारा गया, ना करे तो मारा गया। हम्म, तो ये अब ताश के पत्ते जो हैं वो ईरान के पास काफ़ी मज़बूत हैं हम्म, और रशिया के पास भी बड़े मज़बूत हैं और चाइना के पास, चाइना तो चुप बैठा है। और हम्म, दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं मार्च के आखिर में। तो हम्म, जब जब वो जाएँगे तो क्या सिचुएशन होगी, ईरान की लड़ाई खत्म होगी, ईरान की लड़ाई नहीं खत्म होगी। तो ये भी एक उस पज़ल का एक हिस्सा है। हम्म। मुझे तो लगता है कि वो उनका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मार्च में तो लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं पड़ती। कैंसल अगर हुआ तो फिर उसकी भी उसमें भी रेमिफिकेशंस होगी, उसका भी प्रॉब्लम मतलब होगा। अमेरिकी मीडिया में जो एनालिसिस आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत मेरी निगाह पड़ी है, उससे तो यही लगता है कि चीन ने ये मान लिया है कि अमेरिका इज ए वेरी डेंजरस सुपर पावर, और वो जब तक ये सुपर पावर कमजोर नहीं होगी, तब तक चीन अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों की हिफाजत नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि ये सुपर पावर कमजोर हो, और उसके लिए जरूरी है कि ये वार थोड़ा चले और लंबा। नहीं, डेंजरस के अलावा इररिस्पॉन्सिबल सुपर इररिस्पॉन्सिबल, पावर, डेंजरस का वही मतलब, इररिस्पॉन्सिबल, यू आर राइट। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल सुपर पावर है। और एक आदमी एक आदमी सबको घुमा रहा है, मिस्टर ट्रम्प, और उसका एक कोई और दलील आ भरोसा रही है नहीं। मेरी साहब, एक और दलील आ रही है, मैं अपनी चर्चा के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं, एक दलील, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहिए। कि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को एक व्यक्ति के, एक दीवाना किस्म के व्यक्ति या झक्की या सनकी टाइप आदमी के तौर पे ही देखना ठीक नहीं है। उसके पीछे एक बहुत हार्ड लाइनर्स की, जो दुनिया पे एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं, उनकी एक बड़ी लॉबी है। उनके सभी साथी बहुत हार्ड लाइनर्स हैं, और पीछे एक 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 सीक्रेट सर्विस द्वारा चालित एक जो कंट्री है, मोसैड द्वारा चालित इजराइल, और उनका यहूदी लॉबी, ये सब चीज जिनका आप भी जिक्र किया, ये सब लोग हैं। अमेरिका में भी एक बहुत ही जबरदस्त लॉबी खड़ी है, तो ट्रंप जो है दरअसल उस लॉबी की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए वो उस लॉबी के पास कोई ना कोई डिजाइन है ऐसी, जो कि डिजाइन अभी खुल के सामने नहीं आई है। नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि व्हाइट हाउस में भी 2 लॉबीज़ हैं। एक ईरान की लड़ाई चालू रखने के हक में है, हम्म, दूसरा लड़ाई बंद करने के हक में है और तरीके ढूँढ रहा है। हम्म, और ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये कौन किसको घुमा रहा है। पर हम्म, ये पक्का है कि हम्म, इज़राइल अमेरिका को अच्छी तरह घुमा रहा है हम्म, और कितनी देर ये घुमा सकेगा हम्म, और अमेरिका इज़राइल के फंदे में से कब निकलेगी, हम्म, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और अब तो काफ़ी आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे ये नेतन्याहू साहब की बात चल रही है कि वो 6 दिन से नहीं दिखे। उन्होंने फिर एक डिनायल भी इश्यू किया था कल, मगर वो ये भी साबित हो गया है सोशल मीडिया पे कि वो पुरानी फ़ोटो थी जो उन्होंने हम्म। कॉफ़ी शॉप में अपनी दिखाई है। सो अच्छा। ये इसका भी कुछ अंत नहीं है। सो ये फॉग ऑफ वॉर में जिसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो पहली कैजुअल्टी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये अंत कब होगा, कैसे होगा और किसके हक में होगा, मगर जो भी होगा बुरा ही होगा। हम्म। जाहिर है, आपकी बात से बिल्कुल ये निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। बहुत और बुरी तरह। खुद दरअसल अमेरिका को भी नहीं पता है कि आखिरकार ये युद्ध किस तरफ जाएगा। और ये एक ऐसी स्थिति है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो डोनाल्ड ट्रंप की है, और बेंजामिन नेतन्याहू की है, और इन दोनों की जोड़ी की और जिम्मेदारी है। इनके जो जैसे आपने ज़िक्र किया, इनके जो सलाहकार हैं, इनके एडवाइज़र जो हैं, उनकी भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मिस्टर विटकॉफ जैसे हैं और जैसे गैंट्स हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल की, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल बेदी साहब, आपने बहुत ही उम्दा विश्लेषण हम थैंक यू लोगों के सर। सामने पेश किया, जिससे काफ़ी इस पूरी परिस्थिति को समझने और उसको डिकोड करने में नई परख के दर्शकों को मदद मिलेगी। घटनाक्रम तेज़ी के साथ बदल रहा है और आगे भी हम आपसे बीच-बीच में निवेदन करेंगे कि आप नई परख के दर्शकों के लिए इस घटनाक्रम के ऊपर रोशनी डालें, अपने कीमती वक़्त में से कुछ क्षण हम लोगों के लिए भी निकालते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।